नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी की क्लास 6 करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के लिए। आज हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। तो सिलेबस में देखते हैं तो ये हम आज करने वाले हैं डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इन इट्स इम्प्लीकेशन, ये वाला टॉपिक। और ये जो आखिरी वाला है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, ठीक है, ये पूरा ये भी करेंगे। ठीक है, तो इससे कि पूरी की पूरी हमारी यूनिट ये खत्म हो जाएगी आज। इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं, डेविएशंस इन डेवलपमेंट। तो देखिए, अगर डेवलपमेंट एक लाइन में चल रहा है तो डेविएशन क्या होता है, इस लाइन में ना चल के ये टेढ़ा चला गया। ठीक है, डेविएट होना यही होता है, अपने रास्ते से भटक जाना। तो डेवलपमेंट का डेविएशन होता है जब आप नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कोई जो इस एक टाइम तक जो डेवलपमेंट हो जानी चाहिए थी फिजिकली या मेंटली, तो वो पीछे रह गया जब बच्चा, तो उस चीज़ को डेवलपमेंट का डेविएशन कहते हैं। तो क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो एनवायरनमेंट और हेरिडिटरी दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर एनवायरनमेंटल फैक्टर अनफेवरेबल होंगे, ठीक है, कंडीशन सही नहीं होंगी, तो ये डेवलपमेंट उसका इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट कैन ऑल्टर द प्रिडिक्टेबल पैटर्न आइदर टेम्पररी और परमानेंटली। तो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है कि इतने टाइम तक बच्चा बोल लेगा, इतने टाइम तक चल लेगा। तो अगर इन चीज़ों में देरी आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, डेविएशन इन डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन देयर आर डेविएशन इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, पुअर हेल्थ, न्यूट्रिशन, इमोशनल डिप्रीवेशन, लैक ऑफ इंसेंटिव टू लर्न एंड मेनी अदर फैक्टर्स, दे मे रिटार्ड द नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा टाइम से, हेल्थ पुअर है, ठीक है, न्यूट्रिशन सही नहीं मिलता है, तो ये सारे कारणों की वजह से क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ रिटार्ड हो सकता है, मतलब उसकी स्पीड कम हो सकती है। ठीक है, और क्या होता है, अनलेस दीज फैक्टर्स परसिस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए, आपको एकदम से ये नहीं कह देना है कि बच्चा तो हमारा क्या है, रिटार्ड हो चुका है या फिर मेंटली रिटार्ड है। ठीक है, उसको क्या है, आपको देखना होगा कुछ टाइम तक। अगर ज़्यादा टाइम तक ये सिम्टम नज़र आते हैं कि उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तभी उसके लिए आपको कुछ करना है, नहीं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको हाइपर नहीं होना है इनको लेके। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इंटेलिजेंस का काफ़ी असर पड़ता है हमारा डेवलपमेंट में। अगर इंटेलिजेंस में ही कमी है उसके, तो काफ़ी असर पड़ता है ग्रोथ पे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, ब्राइट चिल्ड्रन स्टार्ट वॉकिंग एट 10 मंथ्स। तो जो ब्राइट चिल्ड्रन होंगे, अच्छे इंटेलिजेंस वाले, वो 10 मंथ में अगर चल लेते हैं तो एवरेज 12 महीने में, और डल जो होंगे वो 14 मंथ में। यहाँ एवरेज और ये ब्राइट और डल जो है, ये इनके इंटेलिजेंस के ऊपर कहा गया है इनको। ठीक है, और मेंटली रिटार्ड जो होंगे वो 20 मंथ्स में वो चल पाएंगे। ठीक है, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट में ऑल्सो भी अल्टर्ड बाय अनफेवरेबल कंडीशन बिफोर और बर्थ। तो बर्थ से पहले या बाद की कुछ कंडीशन की वजह से भी जो है डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि थायराइड एक्टिविटी अगर सही नहीं है, थायराइड हमारा जो ग्लैंड होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अगर ये सही नहीं है तो भी दिक्कत आ सकती है। देयर इज नो सेट एज एट विच ऑल चिल्ड्रन मस्ट एक्वायर माइलस्टोन। तो ये कोई पक्का नहीं है, जैसे मैंने कहा, अगर थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाता है तो कोई बहुत टेंशन नहीं है। मोटर डेवलपमेंट और स्पीच में भी डिलेड इन अ चाइल्ड विदाउट हिम बीइंग एबनॉर्मल और रिटार्डेड। तो हो सकता है कोई मोटर डेवलपमेंट, मसल्स की डेवलपमेंट या स्पीच बहुत जल्दी ना सीख पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटली अबनॉर्मल है। आगे देखते हैं स्लो स्टार्टर्स। तो जो बच्चे बहुत जल्दी किसी चीज़ को नहीं सीख पाते, जैसे स्पीच, वॉकिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, तो उसको क्या है, स्लो स्टार्टर कहते हैं हम। ठीक है, जल्दी नहीं सीख रहे, नाम से पता चल रहा है। तो वो कुछ चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं, लेकिन बाकी फील्ड में क्या है, नॉर्मल है, ये ध्यान रखना है। बाकी फील्ड में नॉर्मल होते हैं ये लोग, कुछ चीज़ों में स्लो स्टार्टर होते हैं खाली। दिस में भी फैमिलियल ट्रेट। फैमिलियल ट्रेट का मतलब जो उनकी फैमिली में चल रही है। ठीक है, कि किसी की फैमिली में होता है कि वो देर से ही सीख पाते हैं बोलना। ठीक है, तो ये फैमिलियल ट्रेट कहलाती है। ये इस वर्ड को आप समझ लीजिए, जो फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली में चलता आ रहा है, उसे फैमिलियल ट्रेट कहेंगे। ठीक है, सम चिल्ड्रन में शो रिटार्डेशन इन ऑल फील्ड्स एंड गो ऑन टू बी नॉर्मल। तो कुछ चिल्ड्रन दिखेंगे नॉर्मल, लेकिन वो सभी फील्ड में रिटार्ड होते हैं, मतलब स्लो होते हैं। नेवर बी इन अ हरी। तो ये मैंने जैसे बताया, आप एकदम से कुछ सिम्टम को देख के ये मत कह दीजिए कि हमारा बच्चा मेंटली रिटार्ड हो गया है। ठीक है, आपको थोड़े टाइम तक उसको जज करना होगा, उसी के बाद आपको क्या है, कोई डिसीजन लेना चाहिए। सर्वेलेंस टूल इन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसा चल रहा है,
ये चेक करने के लिए ये टूल होता है। डेवलपमेंटल एज कैलकुलेट की जाती है। डेवलपमेंटल क्वेश्चन, यहाँ पे DQ याद रखिए, डेवलपमेंटल क्वेश्चन चेक किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंटल क्वेश्चन। तो इसको इसमें क्या करते हैं हम, जैसे IQ चेक करते हैं वैसे सेम है। IQ में इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, तो ऊपर यहाँ पर क्या है डेवलपमेंट एज आ जाती है, नीचे क्रोनोलॉजिकल एज आ जाती है, उसमें मेंटल एज होती थी यहाँ पे, ठीक है, और इनटू 100 हो जाता है। ये डेवलपमेंटल एज उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ में चेक की जाती है, जैसे कि ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज, ऐसे अलग अलग फील्ड में चेक करी जाती है, फिर उनको ये डेवलपमेंट एज दी जाती है, ठीक है। तो अगर ये सेम है तो वैल्यू 100 हो जाएगी। अगर इनकी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 100 हो जाती है। 85 से ज़्यादा होगा तो नॉर्मल हो जाता है। 71 to 84 ये मिड टू मॉडरेट डिले हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। 70 से बिलो अगर हो रहा है तो सीवियर डिले। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर 100 है तो ऑन टाइम हो रहा है आपका जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उससे जैसे जैसे कम होता जाएगा ये थोड़ा डिले हो रहा है आपका डेवलपमेंट, ठीक है। अगर इससे नीचे आ रहा है 70 से नीचे तो ये एबनॉर्मल कैटेगरी में आने लग जाएंगे। तो जो एबनॉर्मल है उनके लिए क्या है, स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस के, क्योंकि हमने देखा इंटेलिजेंस से काफ़ी असर पड़ता है, इसलिए उनका इंटेलिजेंस टेस्ट होना चाहिए जो एबनॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है। इनके नाम दिए हुए हैं तो ये नाम आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, याद रहते हैं तो सही है, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेली स्केल और वेचलर इंटेलिजेंट स्केल, ठीक है, नाम रहते हैं याद तो ठीक है, बहुत मुश्किल पेपर बनाया जाएगा तो इनके चांसेस हैं, ठीक है, याद रहते हैं तो सही है, बढ़िया। आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कारण में आएगा जो भी जेनेटिकली, प्रीनेटली यानी कि जन्म के टाइम पे, या जेनेटिकली जो कॉजेज होते हैं, ठीक है। तो बर्थ के टाइम पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है उसकी वजह से, या जेनेटिकली कोई आपको बीमारी वगैरह हो गई है तो उनकी वजह से क्या क्या हो सकता है। तो मेटरनल फैक्टर्स, मेटरनल नाम से पता चल रहा है ये मदर के थ्रू जो फैक्टर्स हो रहे हैं। तो एक्सपोजर टू टेराटोजेंस, तो अगर मदर एल्कोहलिक है, अल्कोहल कंज्यूम करती है, ड्रग्स, रेडिएशन, जैसे कि हम देखते हैं एक्सरेज में रेडिएशंस आते हैं, तो इन सब का एक्सपोजर मिलता है तो बच्चे के लिए एबनॉर्मलिटी बढ़ सकती है, ठीक है, या फिर उनको कोई इन्फेक्शंस हैं। फीटल फैक्टर, फीटल मतलब ये बच्चे से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, तो इसमें आता है फ्रेजाइल एक्स क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोजोम अगर आपका फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल मतलब कमजोर। डाउन सिंड्रोम में होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स आ जाते हैं, ठीक है, तो ये भी ग्रोथ के लिए स्टंट कर देता है, ग्रोथ डेवलपमेंट में ये दिक्कत देता है। कॉन्जेनिटल CNS, तो CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत होती है, ठीक है। एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी, बहुत 9 महीने से बहुत ज़्यादा पहले अगर बहुत जल्दी अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें भी दिक्कत रहेगा, एबनॉर्मलिटी होने के चांस रहेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड होता है हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। हाइपो का मतलब होता है कम होना, हाइपर ज़्यादा, हाइपो कम, तो अगर ये कम होगा तो उसकी ग्रोथ कम होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, ये प्रिवेंटेबल कॉज है, ये ध्यान रखना आपको। हाइपोथायरॉयडिज्म से भी क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का ये एबनॉर्मलिटी आ जाती है। नेटल फैक्टर्स क्या होते हैं आपके, जो आपके क्या है बर्थ के टाइम के फैक्टर्स होते हैं, जैसे नेटिव होता है हम जहाँ पर पैदा हुए हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, तो ये बर्थ के टाइम पे क्या क्या हो सकता है। तो बर्थ के टाइम की इंजरी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है बच्चे को। हाइपोक्सिक स्कैनिक इंसल्ट, तो इसका मतलब होता है ब्रेन से रिलेटेड डिसफंक्शन होता है। नाम याद नहीं रहे तो आपको कम से कम ये तो ध्यान रहना चाहिए, इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो ब्रेन से रिलेटेड होंगी, तो तुक्का मारना है तो आप देखिए यहाँ पे ब्रेन वाला मार सकते हैं, ठीक है। मेनिंगाइटिस, ये इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन ब्रेन की, ठीक है। एंसेफेलाइटिस, ये भी ब्रेन से रिलेटेड होता है। मेल न्यूट्रिशन, अगर खाना सही से ना मिले। हाइपॉक्सिया होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। स्ट्रोक भी हमारा ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब होता है, ठीक है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। सेरेब्रल पॉल्सी, इसमें क्या है अलग अलग मसल्स के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, तो ये आपने मूवी देखी होगी जीरो, शाहरुख खान की, उसमें अनुष्का शर्मा को होता है ये सेरेब्रल पॉल्सी, ठीक है।
न्यूरोकल्टेनियस सिंड्रोम, तो न्यूरो आ गया तो ये भी दिमाग से रिलेटेड है, ये भी ब्रेन से रिलेटेड है। तो देखिए ये सारे के सारे अजीब अजीब नाम आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये इनमें से अगर कुछ पूछा जाए तो ब्रेन वाला ऑप्शन मार दीजिएगा, सही हो जाएगा ये, ठीक है। तो बाकी ये पता होना चाहिए, इतने सारे ये कॉजेज हो सकते हैं आपके एबनॉर्मल डेवलपमेंट के। और ये एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, अगर आप द पुअर इंटेलिजेंस मे बी इनहेरिटेड और ड्यू टू साइकोसोशल डिप्रीवेशन, तो आपकी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो अगर बाहर आपको डिप्रीवेशन हो रहा है, यानी कि बाहर घूमने को नहीं मिल रहा है, लोगों से इंटरेक्ट करने को नहीं मिल रहा है, तो भी आपका इंटेलिजेंस कम हो सकती है इससे, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव चाइल्ड रियरिंग है, मतलब बच्चों को जैसे पाला जा रहा है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उन्हें, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही है, तब भी क्या होगा, आपका डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। गरीब है बच्चा तो भी और कल्चर उसका किस तरीके का है उससे भी फर्क पड़ता है। कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ मेंटल सबनॉर्मलिटी, तो अगर उसकी डिलेड हो रही है डेवलपमेंट डिले हो रही है, तो ये उससे पता चलता है कि मेंटल सब नॉर्मलिटी है, मतलब नॉर्मल नहीं है मेंटली बच्चा, उसके मेंटल स्टेट या इंटेलिजेंस कम है। आगे देखते हैं असेसमेंट ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स, तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को एबनॉर्मल डेवलपमेंट वालों को, तो वो क्या क्या होती हैं और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो हमको चेक करना होगा इनमें से क्या क्या, इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बच्चा अलग अलग सिचुएशन में को कैसे मैनेज करता है, हैप्पी रहता है या डिफिकल्ट टू मैनेज है, ठीक है। बच्चा आराम से कंट्रोल में आ जाता है लोगों के या फिर शोर शराबा करता है, ठीक है, इससे पता कर सकते हैं। चाइल्ड्स रिस्पॉन्स टू न्यू सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है, स्ट्रेंजर्स के साथ, स्कूल में, ठीक है। एक्सेसिव डिमांड फॉर अटेंशन सच एज शोइंग ऑफ नैगिंग, टेम्पर टेंट्रम्स एंड क्राइंग, तो ज़्यादातर रोता रहता है, अगर टेंट्रम्स थ्रो करता रहता है, मतलब चीज़ें उठा के फेंक रहा है इधर से उधर, ठीक है, तो इस यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम सम फ्रस्ट्रेशन, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन कोई ना कोई होगी, उसी वजह से ये होता है ज़्यादातर, ठीक है। जब उसकी विशेस क्या है ब्लॉक कर दी गई, जब उसकी मन की इच्छा पूरी नहीं होगी तब वो क्या है सबको परेशान करेगा। तो आपको क्या है उसके मन की इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसके अंदर कम से कम फ्रस्ट्रेशन हो, तो ये वाले सिम्टम्स आपके क्या है रोके जा सकते हैं। एन्यूरेसिस और बेड वेटिंग, तो बेड वेटिंग जो होती है ये दिन में भी हो सकती है, दिन और रात में अगर दोनों टाइम हो रही है, ठीक है, तो ये क्या होता है, आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है, वो रीजन हो सकता है। नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल का मतलब होता है नाइट ओनली, ठीक है, रात में हो रही है। एन्यूरेसिस अगर रात में हो रहा है तो ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपके दिमाग में अलग अलग कंडीशन चल रही है कि आपको लग रहा है कि ये ऐसा होता तो वैसा होता, ठीक है, मतलब क्या है इमोशनली स्टेबल नहीं है बच्चा, ठीक है। तो ब्लैडर ट्रेनिंग टू अकोमोडेट लार्जर वॉल्यूम ऑफ यूरिन, तो ब्लैडर ट्रेनिंग करनी चाहिए इस चीज को रोकने के लिए उसकी, ठीक है। रात को सोने से पहले फ्लूइड्स ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, पानी वानी दूध वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। डिस्करेज ह्यूमिलेशन एंड पनिशमेंट ऑफ चाइल्ड, तो बच्चे को ज़्यादा डिस्करेज ना किया जाए, ह्यूमिलेट ना किया जाए और उसको पनिशमेंट बहुत ज़्यादा नहीं दी जाए। इसकी वजह से क्या है बच्चा बहुत ज़्यादा ही इमोशनली वीक हो जाता है और जो एक तरीके से क्या है बैड वेटिंग का रीज़न बन जाता है, ठीक है। टिक्स क्या होता है, बहुत से लोगों की आदत होती है ऐसे हाथ को ऐसे टैप करते रहते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं मसल्स का, उसको टिक बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है टेंशन को डिस्चार्ज करने का एक तरीका होता है जो कि इमोशनल और फिजिकल स्टेट्स दैट हैव नो अपेरेंट यूजुअल फंक्शंस, तो ये आपके इमोशनल इंस्टेबिलिटी दिखाता है। ये ज़्यादातर आपके क्या है फेस, नेक, शोल्डर, हैंड्स, ट्रंक इसमें नज़र आता है। कुछ लोग अपना सर ऐसे हिलाते रहते हैं ऐसे करके, या फिर गर्दन उनकी हिलती रहती है, स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है, शोल्डर हिलता रहता है, तो पैन कोई ऐसे मारते रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है, टिक्स कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, अजीब सा है, ये नाम से पता नहीं चल रहा है इसमें। हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग की हैबिट होती है बहुत से, तो ये एंजाइटी दिखाता है, बच्चे के अंदर एंजाइटी है, फिक्र है किसी बात की, ठीक है। तो नेल बाइटिंग तो एंजाइटी को उसकी कम करनी चाहिए, उससे जो भी टेंशन है उसकी रिलीज करनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन अगर आप निकाल देंगे तो इससे वो प्रॉब्लम से
निजात पा सकता है, ये प्रॉब्लम उसकी खत्म हो सकती है। ठीक है, स्टटरिंग क्या होता है? अब देखिए जब हम स्पीच करते हैं, कोई भी बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्या है मसल्स का कोऑर्डिनेशन लगता है। तो जब भी वो स्ट्रेस में होता है तो ये कोऑर्डिनेशन क्या है डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन कोई भी होती है तभी बहुत से लोग स्टटर करते हैं। ठीक है, हकलाते हैं। तो स्टैमरिंग या स्टटरिंग क्या है? एंजाइटी का सिम्टम है ये भी। तो इसके लिए बच्चे को क्या कर सकते हैं हम? स्पीच थेरेपी उसकी करवा सकते हैं। ठीक है, ताकि उसका बोलना आर्टिकुलेशन सही हो जाए। थंब सकिंग का अंगूठा चूसने की आदत होती है, तो कुछ एज तक ये नॉर्मल होती है। बाद में अगर बड़ा बच्चा ये करता है तो ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर नज़र आता है। तो ये बोर्डम का रीज़न हो सकता है, उसे करने को कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा स्टिमुलस नहीं है छोटे बच्चों को, तो ये करता ही रहेगा और वो आदत बन जाती है बाद में। ठीक है, अकेला रहता है, ज़्यादा खेलने कूदने को नहीं है, तो ये आदत बन जाती है। तो उसको किसी ना किसी तरीके से इंगेज करना चाहिए, बोर्डम ना हो पाए उसे। ठीक है, नाइटमेयर्स होते हैं जो रात में बुरे बुरे सपने आते हैं, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले डरावनी कहानियाँ या टीवी शोज ना देखें। ठीक है, और दिमाग में कोई भी आपके टेंशन चल रही है तो उसको रिलीज करें। किसी चीज़ का डर है तो वो पेरेंट्स को उसकी हेल्प करनी चाहिए बच्चे की, और वो डर दूर कर देना चाहिए उसका। ठीक है, पिका क्या होता है? ये PICA, तो ये होता है जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो नॉर्मली नहीं खानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मिट्टी हो गया, चौक हो गया, ये क्या पिका कहलाता है ये। ठीक है, इट इज़ नॉर्मल सीन इन पुअर मेलनरिश्ड एंड पुअरली सुपरवाइज्ड चाइल्ड। तो जो जिनका ख्याल ढंग से नहीं रखा जाता है उनमें ये चीज़ देखी जाती है, वेदर चाइल्ड, और खास करके आयरन की डेफिशिएंसी जिनमें होती है उनमें देखी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें किसकी डेफिशिएंसी होती है? पिका में। जो लोग इसके साथ मतलब चौक वगैरह खाते हैं जो, तो आयरन डेफिशिएंसी होती है उसमें। अभी देखते हैं सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन होता है आप अपने जिस ग्रुप में आप रह रहे हैं उनके साथ कैसे सीखते हैं, उनके रूल्स, हैबिट्स, वैल्यूज। ठीक है, और जिस ग्रुप में आप रह रहे हैं वहाँ पे आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स ये सब हो सकते हैं। इनसे आप किस तरीके से सीख रहे हैं, इनका कल्चर, इनकी हैबिट्स वगैरह। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे इंगेज कर रहे हैं, ये सब सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। इनकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, तो आपको अगर याद कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं इसे। मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करूँगा, पहले आपको पूरा सिलेबस कर लेना चाहिए। तो इनके एक एक वर्ड आप देख सकते हैं। हेल्पलेस ह्यूमन या इन्फेंट को सेल्फ अवेयर बनाता है, वो सोशलाइजेशन होता है। ये एंथनी गिडन्स ने कहा है, पीटर वॉर्सली ने कहा है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, और टोनी बिल्टन ने कहा है एक्वायर द कल्चर। तो ऐसे कुछ कुछ शब्द इनके याद कर सकते हो, पूरी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो पहला आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो ये इन्फेंसी के टाइम पे होता है, इसमें मेन पार्ट फैमिली का होता है। ठीक है, फैमिली से इन्फेंट क्या है, लैंग्वेज सीखता है, उनका बिहेवियर पैटर्न देखता है, कैसे बिहेवियर है फैमिली में और कैसी सोसाइटी में वो लोग रहते हैं। तो उसका असर भी फैमिली में आता है और फैमिली से ही वो सीखता है ये सब। ठीक है, सोशलाइजेशन बिहेवियर फॉर्म्स ऑफ द फैमिली एंड द सोसाइटी इन विच ही शी लिव्स। तो यहीं से क्या है उसकी नींव पड़ती है। इट इज थ्रू प्राइमरी सोशलाइजेशन दैट द फाउंडेशन फॉर द लेटर लर्निंग आर लेड। तो फाउंडेशन यहीं पे पड़ जाती है आपकी बाकी सोशलाइजेशन की, कहाँ पर? प्राइमरी सोशलाइजेशन में। ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बाकी सब चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, स्कूल हो गया, मास मीडिया हो गया। ठीक है, मास मीडिया में न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो फैमिली के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाती है। चाइल्डहुड से लेके मैच्योरिटी तक ये बाकी चलता रहता है ये पीरियड। और ये वाला जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, ये इन्फेंसी के टाइम पे ही रहता है। जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि अलग अलग जेंडर रोल्स के बारे में। अब ये सोसाइटी में माना जाता है कि कुछ तरह के कामों के लिए अच्छा जेंडर जो होता है ये सोशल फिनोमेना है ये। ठीक है, सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है WHO के अकॉर्डिंग। तो जेंडर जब कहेंगे तो वो सोशल एस्पेक्ट होता है, और जब हम सेक्स कहेंगे तो ये एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। ठीक है,
तो जेंडर सोशलाइजेशन में क्या होता है, सोसाइटी में जो जेंडर रोल्स होते हैं, कुछ रोल वुमेन के लिए होते हैं, कुछ मैन के लिए होते हैं। ये माना जाता है कि रोल्स असाइंड होते हैं हर एक सेक्स के लिए, ठीक है। तो जिनको लेबल किए गए हैं मैस्कुलिन या फेमिनिन, तो ये सिखाने का जो सोशलाइजेशन होता है उसे जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, सिर्फ आपके दो सोशलाइजेशन नहीं होते हैं, बाइनरी नहीं होते हैं, थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट भी अभी चल रहा है, मतलब अभी आ चुका है। तो कुछ लोग जो होते हैं जो ना ही खुद को फीमेल मानते हैं ना मेल मानते हैं, तो वो क्या है थर्ड जेंडर वाली कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए अभी रिजर्व रहने लग गई हैं जगह, जैसे गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह होती हैं उनमें भी थर्ड जेंडर के लिए रिजर्व होने लग गई हैं सीट्स, ठीक है। तो थर्ड जेंडर को हम डिस्क्राइब करते हैं हिजराज या क्वियर नाम के टर्म से, हम इनको थर्ड जेंडर को डिस्क्राइब करते हैं। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, एंटिसिपेशन क्या है, जो हमने आगे कुछ सोच रखा है, ठीक है। तो फ्यूचर ऑक्यूपेशन, जैसे किसी को ये मानना है कि वो लड़का जो है बाद में उसे नौकरी करनी है, तो उसे पहले से क्या है बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं ताकि उसकी ट्रेनिंग हो जाए घर से दूर रहने की, ठीक है। तो आगे का एंटिसिपेट करके आपने ये क्या कर दिया, उस तरीके से सोशलाइजेशन कर दिया। रीसोशलाइजेशन क्या होता है, री मतलब दोबारा से कर रहे हो सोशलाइजेशन। तो जैसे किसी को अगर हॉस्टल में रहना है तो उसको क्या है, जिस तरीके से वो घर में रहता था, ठीक है, यहाँ पर थोड़े रूल्स रेगुलेशन के साथ रहना पड़ेगा, तो पुरानी चीजें उसे छोड़नी पड़ेंगी। लिविंग सर्टेन बिहेवियर पैटर्न एंड रूल्स इन ऑर्डर टू अडॉप्ट न्यू वंस, तो नए बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए पुराने वाले उसे छोड़ने पड़ेंगे, इसलिए क्या है उसे दोबारा सोशलाइजेशन सीखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडल्ट सोशलाइजेशन नाम से पता चल रहा है, एडल्ट सोशलाइजेशन होता है एडल्ट लाइफ में आप अलग अलग रोल्स में सोच करते हैं, जैसे कि हस्बैंड हो सकता है, फादर हो सकता है, वाइफ हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है। तो उसमें जिस तरीके से आपको अडेप्ट करना होता है और सोशलाइजेशन अपना चेंज करना होता है, सोसाइटी में आप जिस तरीके बिहेव करेंगे वो अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आप बैचलर होते हैं और एक एडल्ट हो जाते, एडल्ट मतलब हस्बैंड हो गए या वाइफ हो गए, तो आपको चेंज होना पड़ता है। तो ये आपकी नीड्स और वांट्स के हिसाब से चेंज करना होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एडल्ट सोशलाइजेशन होते हैं। चिल्ड्रन से जब एडल्ट बनते हैं तो जो जो चेंजेस आपको करने होंगे वो एडल्ट सोशलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, तो जीएच मीड ने ये थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट दी है। तो इनका क्या मानना है, ये वो कहाँ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इन्होंने ये बताया कि जो बच्चा जो सीखता है अपना सोशल बीइंग, वो क्या करता है, इमिटेट करके सीखता है। जो भी उसके आसपास लोग हैं उनको उनके एक्शंस को इमिटेट करके, उनकी नकल करके सीखता है, ठीक है। अब इन्होंने मी और आई का कॉन्सेप्ट दिया। तो मी को इन्होंने किया है सोशल सेल्फ। तो सोशल सेल्फ का मतलब होता है जो भी कोई इंसान सोसाइटी से सीखता है, वो रूल्स हो सकते हैं, कल्चर हो सकता है या बिलीफ्स हो सकती हैं, ठीक है, वो सब जो भी वो सीख रहा है, जो भी इनपुट उसे मिल रहा है वो मी हो जाता है, ठीक है। इसको जनरलाइज्ड अदर भी कहा जाता है, जिसमें देखिए यहाँ पे लिख रखा है रूल्स एंड वैल्यूज ऑफ द कल्चर ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप इन विच चाइल्ड इज एंगेज्ड। तो ये भी मी के अंडर आता है, ठीक है। तो जो वो सीख रहा है, जो इनपुट मिल रहा है उसे, वो मी हो जाता है, और वो जिस तरीके से उसे रिस्पॉन्स देता है या रिस्पॉन्ड करता है वो उसका आई हो जाता है, ठीक है। तो मी इनपुट, आई जो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये आउटपुट हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। सिग्निफिकेंट अदर होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो जो भी उसके आसपास जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनकी नकल करके वो सीख रहा है, तो वो हो जाते हैं सिग्निफिकेंट अदर्स। कंसिस्ट ऑफ दोज पर्सन हु आर ऑफ इंपॉर्टेंस इन द चाइल्ड्स लाइफ, ठीक है, एंड इफेक्ट हिज अंडरस्टैंडिंग। तो उसके चाइल्ड की लाइफ में जो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं और उसके अंडरस्टैंडिंग को इफेक्ट कर रहे हैं जो, तो वो लोग होते हैं सिग्निफिकेंट अदर्स। और जो भी वो सीख रहा है वो सब जनरलाइज्ड अदर हो जाते हैं, ठीक है। By understanding the generalized other, the child is able to understand what kind of manners is expected as well as valued in social setting. तो सोसाइटी में कैसी वैल्यूज को वैल्यू किया जाता है, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मैनर्स, किस तरीके के उसके मैनर्स को वैल्यू किया जाएगा, और सोशल सेटिंग में किस तरह की बातचीत सही मानी जाती है, ये सब वो सीखता है। कहाँ से, जनरलाइज्ड अदर्स से सीखता है, ठीक है। तो इसकी ये 3 स्टेजेस होती हैं सेल्फ डेवलपमेंट की। प्रिपरेटरी स्टेज तो 0 से 2 साल होती है, इसमें क्या है, इमिटेशन होता है खाली बिना अंडरस्टैंडिंग के, सिर्फ बच्चा देखकर कॉपी करता है। प्ले स्टेज में क्या होता है, दूसरी स्टेज 2 से 6 साल तक की,
इसमें स्टार्ट सिंगल रोल प्लेइंग, तो यहाँ पर रोल प्लेइंग स्टार्ट कर देता है, जो भी वो देखता है उनको देखकर रोल प्ले कर देता है, लेकिन वो एक ही रोल प्ले करता है, ठीक है। गेम स्टेज जो आ जाती है 7 ईयर्स से प्लस में, तो यहाँ पर वो डिफरेंट रोल्स कर सकता है और अलग अलग रोल्स के बीच में रिलेशन वो जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही रोल प्ले कर रहा था वो, और यहाँ पर एक से ज़्यादा रोल्स के बीच में वो रिलेशन भी जानता है अलग अलग में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले खाली इमिटेट किया, फिर अंडरस्टैंड किया, लेकिन सिंगल रोल प्लेइंग कर रहा है। रोल प्लेइंग का मतलब क्या है, नाटक करना होता है, जैसे कि घर घर खेलते थे बच्चे बचपन में, ठीक है, या डॉक्टर पेशेंट खेलते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो वाला यहाँ पर एग्जांपल आप समझ सकते हैं रोल प्लेइंग से, ठीक है। अच्छा, आगे ये कूले की थ्योरी आ गई है यहाँ पे, लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो उनका ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम, आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं मैं हूं, मैं वो भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो मैं हूं, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम सोचते हो कि मैं हूं। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि मतलब क्या है, अगर मैं ये सोच रहा हूं कि दूसरा इंसान मुझे बेवकूफ समझ रहा है, तो मैं सच में बेवकूफ ही हूं, ये कूले के अकॉर्डिंग। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि दूसरा इंसान मुझे बहादुर समझ रहा है, तो मैं बहादुर हूं। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि ये सब लोग मुझको क्या है, डरपोक समझ रहे हैं, तो मैं फिर असली में डरपोक ही हूं, ठीक है। तो ये इसका मतलब निकलता है। इसी स्टेटमेंट से ये पूरी थ्योरी को डिफाइन किया जा सकता है। वैसे यही यहाँ पे लिखा हुआ है, चिल्ड्रन डेवलप अ कॉन्सेप्ट ऑफ देयर सेल्व्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स अराउंड देम। तो जो उसके आसपास लोग हैं वही, उन्हीं से वो अपने बारे में जानता है, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। ही शुड फॉर्म्स एन आइडिया अबाउट वन सेल्फ बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ अदर्स। तो दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से ही वो अपने बारे में कोई भी आइडिया बना सकता है। द काइंड ऑफ सोशल सेल्फ डेवलप आउट ऑफ एन इमेजिनेशन ऑफ हाउ वन अपीयर्स टू द अदर। तो दूसरा पर्सन मुझे क्या समझ रहा है, उसके बेस पे जो पर्सनैलिटी बन के आती है, जो सेल्फ बन के आता है, उसको इन्होंने कहा है लुकिंग ग्लास सेल्फ या फिर रिफ्लेक्टेड सेल्फ, ठीक है। अभी यहां पर आता है हमारा एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो फैमिली जो होती है वो हमने पढ़ा है, प्राइमरी होती है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, और बाकी जो होते हैं पीयर ग्रुप, स्कूल, मास मीडिया, ये सब ये सेकेंडरी एजेंट्स होते हैं। तो इनको डिटेल में देखते हैं। फैमिली के बारे में देखते हैं। पेरेंट्स अलॉन्ग विद फैमिली आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं विद इन द फैमिली। मदर जो होती है जो सबसे पहले सोशलाइज करती हैं बच्चे के साथ। इन बेसिक सोशलाइजेशन इन बेसिक वैल्यूज सच एज लव, अफेक्शन, मैनर्स, एटिकेट्स। तो मैनर्स, एटिकेट्स, लव, अफेक्शन, ये सब बच्चा फैमिली से ही सीखता है। जॉइंट फैमिली होगी तो वहां पर उनके अंकल, आंटी, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चिल्ड्रन लर्न देयर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज भी फैमिली से ही वो सीखते हैं, ठीक है। और स्पीकिंग एबिलिटी किस तरह की है फैमिली में, वहीं से सीखते हैं। वो अलग अलग रीजन के हो सकते हैं, कौन से दुनिया के रीजन में आप रह रहे हैं या किस क्लास में है, गरीब है, अमीर है, उनका भी काफ़ी फर्क पड़ता है डेवलपमेंट पे, ठीक है, सोशलाइजेशन पे। और कल्चरल बैकग्राउंड किस तरीके का है आपका। तो आप कोई और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसमें इन सब चीज़ों को अलग अलग करके भी दिखाया जा सकता है, रीजन, रिलीजन, कल्चर, ये सब, ठीक है। तो ये होता मेन फैमिली से ही है उसका पूरा मतलब, ठीक है। द सिचुएशन विद इन द फैमिली वेदर अफेक्शनेट और डिस्टर्ब। तो फैमिली में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे। पीयर ग्रुप्स में क्या है, उसके दोस्त आते हैं। तो पीयर का मतलब होता है जो साथ के हैं, उसके सेम एज के हैं, ठीक है। म्यूचुअल सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं ये लोग, कोऑपरेशन विद ईच अदर, तो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जो बातें दोस्तों से की जा सकती हैं वो पेरेंट्स से या भाई बहन से नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हु बिकम पार्ट ऑफ पीयर ग्रुप्स आर यूजुअली सीन स्पेंडिंग। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं फ्रेंड्स के साथ, जो लोग होते हैं फैमिली से भी ज़्यादा, ठीक है, बच्चे जो होते हैं, क्योंकि गैंग एज होती है खास करके लेटर चाइल्डहुड वाली जो होती है, तो उसमें जो है ग्रुप्स में ग्रुप बनाना काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप कंटिन्यूस थ्रू आउट द। तो ये फिर जो पीयर ग्रुप्स का जो इन्फ्लुएंस है ये पूरी लाइफ भर चलता रहता है। आपके नेबरहुड वाले वो भी आपके पीयर्स हो सकते हैं, एजुकेशन में या वर्क प्लेस में, तो ये आगे चलता रहे।
अब देखिए ये वाले जो टॉपिक्स चल रहे हैं इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की बात नहीं है। क्वेश्चन यही बनेगा कि प्राइमरी में फैमिली होती है और बाकी ये सोशलाइजेशन वगैरह ये सब किसमें आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं। बाकी ये आपको पता ही होंगी, स्कूल से आप डिसिप्लिन सीखते हैं और अलग अलग क्रिटिकल थिंकिंग सीखते हैं, रीडिंग, अर्थमेटिक और राइटिंग के साथ साथ ही। स्कूल जो है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी में आता है। मास मीडिया की आजकल बहुत वैल्यू है। मास मीडिया के अंदर आपका टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह और ये सोशल मीडिया वगैरह ये सब आता है इसी के अंदर। तो आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चों की थिंकिंग, बच्चों या बड़े लोग सबकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये हमारा इसका यूनिट का लास्ट टॉपिक है, इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। तो स्कूल भेजने के लिए घर पे भी पेरेंट्स को थोड़ा एफर्ट करना होता है। तो वो क्या क्या है देखते हैं। बिकम अवेयर ऑफ लर्निंग गोल्स ऑफ योर चाइल्ड। तो बच्चा क्या करना चाहता है ये आपको पता रहना चाहिए। यू आर, और उनको सपोर्ट करना चाहिए। यू आर ऑलरेडी देयर टीचर। तो स्कूल जाने से पहले ही आप उनके टीचर होते हैं, तो आपको भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनको समझना चाहिए क्या प्रॉब्लम चल रही है। उनकी लर्निंग को सिंपल तरीके से बताना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए उनके दिमाग को। उनसे बात तो करनी चाहिए, ठीक है, तभी प्रॉब्लम वगैरह पता चल पाएगी। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर सिबलिंग्स। तो अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है तो अपने सिबलिंग के साथ भी आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपकी भी बेहतर होगी पढ़ाई, ठीक है, उससे। बी अवेयर एंड विजिलेंट। तो आप आजकल क्या फ़ोन वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि जो वो पढ़ाई ही कर रहे हैं कुछ और गलत चीज़ तो नहीं उसमें खोल रहे हैं। आपको लॉक वगैरह लगा के रखने चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स एज पार्टनर विद टीचर्स। तो पेरेंट्स जो है टीचर के साथ पढ़ाई में पार्टनर की तरह काम करेंगे, ठीक है। जितना एफर्ट टीचर्स दे रहे हैं उससे ज़्यादा पेरेंट्स को देना पड़ेगा, तभी क्या है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और उसकी स्कूल लाइफ जो है बेहतर हो पाएगी और उसकी लर्निंग भी बेहतर हो पाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट नंबर 1 ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इसको आप अगर कंप्लीट ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इसकी प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगा, CDP फॉर KVS PRT, ठीक है। इसके बाद हम क्या है इसके MCQs करने वाले हैं, जो बहुत जल्द इसका अपलोड करेंगे MCQs का वीडियो। उसमें सारे के सारे MCQs होंगे, उससे पूरा ये यूनिट कवर हो जाएगा। ये जब यूनिट खत्म हो जाएगा हमारा तो उसके बाद हम यूनिट 5 आखिरी वाला शुरू करेंगे, ठीक है। आखिरी से फिर रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। तो यूनिट 5 इसके बाद करने वाले हैं हम। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। इससे अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते हैं किसी भी यूट्यूबर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए PDF डाउनलोड करने के लिए। और KVS PRT की CDP अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।